हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो ये आपकी हिंदी की क्लास है, डेली रात 8 बजे होती है, रोज रात 8 बजे, ठीक है भैया। और हम लोग यूपी पीसीएस आरओ के पेपर कर रहे हैं। आज भी आपको काफी अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप ध्यान से सोचकर आंसर दीजिएगा। सबसे पहले जो कल के होमवर्क थे उसी से स्टार्ट किया है। कल का ही क्वेश्चन आपने होमवर्क में किया था, याद हो तो आपको। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी और की विशेषता बताते हैं, जो किसी और शब्द की विशेषता बताते हैं, या ये कह सकते हो संज्ञा सर्वनाम आदि की विशेषता बताते हैं। अब आपको इसमें से एक देखना है कि कौन सा इसमें विशेषता के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। लाघव, महत्व, लघुता या महत्व। तो देखिए, महत्व का मतलब होता है विशाल, बड़ा। जैसे उसका हृदय बड़ा विशाल है या उसका हृदय विशाल है। आपने यहां पर देखा कि इसका जो मीनिंग है वो विशाल से है। जबकि लघुता में क्या है, छोटा होने का भाव छुपा है, तो यहां पर यह भाववाचक संज्ञा बन सकती है। महत्व भी जब हम किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं तो यह शब्द भी किस तरीके का है, यह भी एक भाव बताता है। और लाघव भी एक विशेष्य शब्द है। ये तीनों विशेष्य शब्द हैं। जबकि विशाल या महत यह कैसा शब्द है, यह एक विशेषण शब्द है। महत एक विशेषण शब्द है। आगे आ जाता है, इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है, अर्थात वो किसी की विशेषता बताने के काम नहीं आता। जैसे कि सर्कस में बहुरूपिया पाया जाता है। सर्कस में जोकर बहुरूपिया भी हो सकता है, अर्थात वो अलग अलग रूप धारण कर लेता है। क्लास के बच्चे बहुत बातूनी है, तो बच्चे कैसे बातूनी। मेरी गाड़ी का रंग बादामी है या मेरी शर्ट का रंग कैसा है, बादामी। तो बातूनी, बहुरूपिया, बादामी, ये तीनों शब्द विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हो सकते हैं। परंतु बांका जो है, बांका कि यह तो बांका नौजवान है, इस तरीके से आप, यह व्यक्ति बांका मतलब नौजवान, जवान है, तो यह विशेषण के तौर पर प्रयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न आ जाता है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। इसमें आपको विशेष्य बताने हैं कि विशेष्य की दृष्टि से एबीसीडी में कौन सा सही है। पहले आप अच्छे से पढ़ो और ये ढूंढो कौन सी चीजों की विशेषता बताई जा रही है। तो भक्त की करुण पुकार, पुकार कैसी है, करुण, जिसके अंदर बहुत ज्यादा करुणा भरी हुई है। सुनकर भक्त वत्सल भगवान, कैसे भगवान, भक्त से प्रेम करने वाले भगवान। तो भगवान की खासियत क्या है कि वो भक्त से प्रेम करते हैं। करुणा, पुकार की खासियत क्या है, पुकार करुण है। बाकी आप अच्छे से देख लो, और कोई शब्द नहीं है जिसकी विशेषता बताई गई हो। पुकार की विशेषता है वो करुण है। पुकार की विशेषता क्या है कि वह करुण पुकार है। और भगवान की विशेषता क्या है कि भगवान भक्त वत्सल है। तो याद रखिएगा, पुकार तथा भगवान ये विशेष्य हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषता क्या है कि पुकार तो करुण है और भगवान कैसे हैं, भक्त वत्सल हैं। ये दोनों शब्द यहां पर, भगवान भक्त वत्सल हैं, ये दोनों शब्द यहां पर विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुए हैं। कैसे, विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुए हैं। क्लियर है बेटी। चलिए, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना, यहां क्या लिख लेना, कोमल भावना जगा दी। पूछा है इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं, अर्थात कितने शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई गई है। अच्छे से पढ़िए,
4, 3, 2 या 6। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें कितने विशेष्य शब्द हैं? ये आपका क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। इसमें कितने विशेष्य शब्द हैं कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी? तो देखो, बालक कैसा है? बालक की विशेषता क्या है? बालक भोला है। दे रखा है बालक कैसा है? भोला। जबकि डाकू कैसा है? तो डाकू क्रूर है। हृदय कैसा है? तो हृदय कठोर है। हृदय क्या है? कठोर। और भावना कैसी है? तो भावना कोमल है। भावना कैसी है? कोमल। तो आप देख रहे हो कि ऊपर वाले जो हैं, इन चारों शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। तो 4 क्या हो गए? इसमें विशेष्य हो गए। और जो नीचे के शब्द हैं, ये विशेषता बता रहे हैं। तो ये चारों क्या हो गए? विशेषण हो गए। तो भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। कितने विशेष्य हैं? 4। विशेषण शब्द भी कितने? 4। ये क्वेश्चन समझ में आया? यस या नो में बताइए। ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो यस या नो में बताइए। इनमें से कोई एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अब आप देख रहे हो कि पर्यायवाची रिपीट करने लगे। यमुना का पर्यायवाची हमने कुछ दिनों पहले भी पढ़ा था। इनमें से कौन सा एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, यमुना सूर्य की पुत्री होती है। सूर्य तनिया भी कह देते हैं। सूर्य का एक पर्यायवाची रवि होता है, रवि जा कह देते हैं। सूर्य का एक पर्यायवाची तरणी होता है, पुत्री का मतलब तनुजा, तो तरणी तनुजा भी कह देते हैं। सूर्य का एक पर्यायवाची अर्क होता है, अर्क जा भी कह देते हैं। सूर्य का एक पर्यायवाची भानु होता है, भानु जा भी कह देते हैं। सूर्य जा भी कह देते हैं, अर्क जा भी कह देते हैं, अर्क जा भी कह देते हैं। इसका एक मतलब कालिंदी भी होता है। इसका एक मतलब क्या होता है? कालिंदी भी होता है। एक इसका पर्यायवाची जमुना भी होता है। सूर्य की पुत्री होती है यमुना। इसका एक पर्यायवाची कृष्णा भी होता है। क्या होता है? कृष्णा। तो रवि जा, सूर्य जा, अर्क जा, ये सारे के सारे यमुना के पर्यायवाची हैं। लेकिन तनुजा का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पुत्री। तनुजा का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ पुत्री। और पुत्री से काम नहीं होगा। अगर हां सूर्य की पुत्री होता तरणी तनुजा तो आपका आंसर सही होता, लेकिन यहां पे सिर्फ तनुजा है। तो यमुना का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कह रखा है इनमें से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर? त्रिलोचन या शशधर, इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा, मतलब शंकर का पर्यायवाची ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, मृत्युंजय, ये सारे शंकर भगवान के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन शशधर ये चांद का भी होता है और ये कपूर का पर्यायवाची भी होता है। ये चांद का भी होता है, कपूर का। चंद्रमा के और भी हैं, जैसे सुधाकर, जैसे अवधिज, जैसे कि इंदु, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। शशधर भी एक चंद्रमा का पर्यायवाची है, परंतु शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, इनमें से कौन सा एक आम का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा एक
आम का पर्यायवाची नहीं है। जो खाने वाला आम होता है, इसमें से कौन सा आम का पर्यायवाची नहीं है? आप सभी को आंसर देना है। आम का पर्यायवाची नहीं है, आम का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, आम तद्भव शब्द होता है। आम कैसा शब्द है? तद्भव। यदि इसका तत्सम बनाना हो तो आम्र हो जाता है। क्या हो जाता है? आम्र हो जाता है। फलों का राजा इसे अति सौरभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरभ। सौरभ नाम के व्यक्ति को बहुत अति पसंद है आम। तो आम हम सबका फेवरेट होता है। सहकार, ऐसे समझ सकते हो, जो सहकारी समिति होती है आम की मार्केटिंग करती हैं। रसाल, रस से भरा हुआ होता है। लेकिन जब आप अंबु पर आओगे तो अक्सर मैंने आपको अंबुज बताया है कि कमल का एक पर्यायवाची अंबुज। क्यों कहता हूं मैं? अंबु का मतलब होता है पानी और जय का मतलब होता है जन्मा। तो कमल का एक पर्यायवाची अक्सर बताता हूं अंबुज, अर्थात पानी में जन्मा। इसका मतलब जो अंबु होता है, ये किसका पर्यायवाची है? ये जल का पर्यायवाची है, ये पानी का पर्यायवाची है, ये नीर का पर्यायवाची है, ये तोय का पर्यायवाची है। वारी, जल, पानी, नीर, तोय, ये सब किसके? अंबु अर्थात पानी के पर्यायवाची होते, ना कि आम के पर्यायवाची। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग, मतलब इसमें चार चार पर्यायवाची दे रखे हैं। किसी एक ऑप्शन के अंतर्गत जितने पर्यायवाची हैं वो शुद्ध हैं, एकदम सही हैं। इसमें सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, यहां पे तरणी हो गया, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। इसमें बताइए कि कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? तो देखिए भाई, यहां ये तीनों तो आग के हैं, लेकिन ये चौथे का मतलब हो गया चुगली करने वाला। तो जाहिर सी बात है गलत हो गया। ये तीनों सूर्य के, लेकिन तरणी क्या हो गया? नाव का। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। पहले वाले में देखोगे तो सारे के सारे शेर या शार्दूल के पर्यायवाची हैं। शेर, शार्दूल, सिंह, पंचानन, नहारी, नाहर, मृगारी, केसरी, ये सब शेर के हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो सती के ईश ठीक है, भूतों के ईश, महाईश, ये तीनों। लेकिन रमेश यहां पर गलत हो गया, ये शिव शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका मतलब जो शुद्ध है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है, ये ग्रुप शेर के पर्यायवाची है। इसमें चारों के चारों ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है। इनमें से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। जो पत्थर आप उठा के मारते हो उसका पर्यायवाची इनमें से एक नहीं है। इनमें से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। बताइए कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रस्तर यह भी पत्थर का पर्यायवाची होता है, उपल यह भी पत्थर का पर्यायवाची होता है, पाहन यह भी पत्थर का पर्यायवाची होता है, अश्म यह भी पत्थर का पर्यायवाची होता है। लेकिन ये जो पशम नाम का शब्द है यह पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता। प्रस्तर, उपल, पाहन, पत्थर, पाहुन भी कह देते हैं कुछ लोग, अश्म भी कह देते हैं, ये सारे के सारे पत्थर के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन पशम पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता। ऐसे ही इसमें आपको बताना है कि एक जो है इसमें पर्यायवाची की दृष्टि से एक जोड़ा बिल्कुल सही है और तीन गलत हैं। अब आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा वर्ग शुद्ध है। अच्छे से पढ़िए। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मध्वा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानु, तनिया, जानवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो देखिए बच्चा, जब आप पहले वाले में देखोगे तो ये तीनों के तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन रतीश जो है, रति किसकी पत्नी का नाम था?
तो जो मनमथ होता है, मनोज होता है, कामदेव होता है, उसकी पत्नी का नाम रति है, तो रति का ईश उसका पति, तो ये कामदेव हो गया। 3 इंद्र के, 1 कामदेव का, तो ये क्या हो गया? शुद्ध नहीं है। यमुना, कालिंदी, भानु, तनिया, ये तीनों के तीनों यमुना जी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। जाह्नवी किसका है? गंगा जी का, तो ये भी गलत हो गया। वस्त्र, अंबर, चीर, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाठक का कोई मतलब नहीं होता, पटन होना चाहिए था। यदि चारों ही कपड़े के पर्यायवाची होते तो डी भी गलत हो गया। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। घर, निकेतन, आयतन, निलय, आवास, गृह, ये सारे के सारे क्या होते हैं? घर के पर्यायवाची होते हैं, तो बी वाला बिल्कुल सही है। इनमें से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं 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 है बच्चा। इनमें से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, इनमें से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तुरंत आ जाएगा यदि आप निकालना चाहोगे। एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। जलधि, जलधाम, जलनिधि, ये तीनों के तीनों समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। रत्नाकर, समुद्र, पयोधि, जलनिधि, जलधि, जलधाम, ये सारे के सारे। परंतु याद रखिएगा, इसमें जो ये है जलाधिप, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता। ये वरुण नाम का जो देवता होता है उसका पर्यायवाची होता है। जलाधिप वरुण नाम के पर्यायवाची का, वरुण नाम के देवता का पर्यायवाची है, ना कि समुद्र का। इनमें से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी जिसको सरिता भी बोल देते हैं, इनमें से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है? त्रिपथगा, निम्नगा, कुलमकशा, कूलवती। अभी 3-4 दिन पहले नदी के कई सारे पर्यायवाची लिखवाए थे। निम्नगा, निम्न मतलब जो ऊंचे स्थान से नीचे की ओर बहती हो। कूलमकशा, कूल ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है नहाने में, कूलवती, ठीक है। जो त्रिपथगा होती है ये गंगा जी का है, ये बच्चा नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। त्रिपथगा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों नदी के पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? विष्णु भगवान होते हैं, उनका पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल सही। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। तो कमलेश का मतलब है कमल, अर्थात कमला के ईश। कमला मतलब कमल पर विराजमान देवी, देवी लक्ष्मी के पति। ईश का मतलब देवी लक्ष्मी के पति, तो ये विष्णु जी हैं, बिल्कुल सही। कमलाकांत, देवी लक्ष्मी के कांत अर्थात पति, ये भी विष्णु जी का है। कमलापति अर्थात लक्ष्मी जी के पति, ये भी विष्णु जी का है। इसके अलावा होता है कुछ मधुर रिपु, मधुर रिपु जो अपने दुश्मनों से भी बहुत ही मधुर बात करें, बहुत ही हंस हंस के बात करें। जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र भी बोल देते हैं कभी कभी। विष्णु जी को क्या बोल देते हैं? उपेंद्र भी बोल देते हैं। कहीं कहीं इनके नाम चतुर्भुज भी होते हैं। क्या होते हैं?
भुज भी होते हैं। लेकिन जो कमल पर आसन, या तो लक्ष्मी जी या ब्रह्मा जी, ये ही कमल पर विराजमान होते हैं। विष्णु जी का कमलासन से कोई लेना देना नहीं है। माधव, नारायण, दामोदर, ये सारे और उनके पर्यायवाची हैं, लेकिन कमलासन से उनका कोई लेना देना नहीं है। इनमें से एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। जो सोना होता है ना, गोल्ड, इसमें से कौन सा सोना का पर्यायवाची नहीं है? ये सोने वाला नहीं है, ये गोल्ड है, जिसके आभूषण बनाए जाते हैं, जिसके आभूषण बनाए जाते हैं। तो वही आपसे कह रखा है कि इनमें से कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए। सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, सोना हार गए, तो जो सोना हार गया उसे क्या कहोगे? हारक। सुवर्ण भी बोल सकते हो इसका, जिसका रंग चमकदार हो, सुवर्ण। इसको कुछ लोग हेम और कुछ लोग हेन भी कहते हैं। हेम, हेन। इसको तामरस जात रूप भी कहा जाता है, जैसे कमल, तामरस जात रूप, यह कमल को भी कहा जाता है। इसको कंचन भी बोलते हैं, इसको कल धौत भी बोलते हैं, हाटक भी बोलते हैं, हेम भी बोलते हैं। और एक इसका हिरण्य भी होता है। क्या होता है? हिरण्य। लेकिन सोने का पर्यायवाची हिरण्य नहीं होता। यदि सिर्फ हिरण्य होता तो आंसर ठीक होता, लेकिन यहां पर आ की मात्रा भी लगी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये एकदम आपका सही आंसर है। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु का विलोम क्या होगा? जैसे किसी की लंबी आयु होती है, कोई दीर्घायु होता है, तो उसका विलोम क्या होगा? दीर्घायु का विलोम। तो चिरायु का मतलब भी क्या होता है? लंबी आयु। हमें उल्टा करना है, दीर्घ माने लंबी, तो हमें कम आयु वाला कुछ देखना है। अल्प आयु का मतलब होता है कम आयु, अल्प माने कम। नश्वर मतलब और क्षणिक मतलब बहुत कम समय। आयु, दीर्घ मतलब लंबी आयु और अल्प मतलब कम आयु। तो विलोम शब्द बिल्कुल सही। कौन सा मैच खाएगा? दीर्घायु का विलोम ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्प आयु। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्प आयु। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? व्यष्टि होता है ना, व्यष्टि, समष्टि, व्यष्टि, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसका विलोम शब्द क्या है? व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? विपरीत आर्थक शब्द क्या है? जैसे समास का उल्टा होता है व्यास। समास मतलब संक्षेप में कहना, जब आप किसी बात को संक्षेप में कहते हो। व्यास मतलब लंबे में कहना। संवेत मतलब असंवेत। और व्यष्टि, समष्टि, व्यष्टि का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द क्या है? समष्टि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विलोम या विपरीत? उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, अर्थात विपरीत अर्थ वाला, मतलब विलोम शब्द की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विलोम शब्द की। उपमेय का, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा सके, जिसके जैसा कोई और भी हो, जिसकी तुलना की जा सके। और जब हमने कहा अनुपमेय, इसका मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सके। अनुपमेय मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सके, जो तुलना योग्य ना हो। सुलभ का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? सुलभ का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? सुलभ का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? सभी लोग शेयर जरूर करना बच्चा, और जिसने एग्जाम्पल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना। शनिवार सुबह 9 बजे, कौन से दिन? शनिवार सुबह 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। भूमि मापन व पैमाइश, इसकी वीडियो है। सब कुछ क्लास में रटा दूंगा, एक भी चीज उंगलियों पे,
कुछ आपको नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेखपाल बन जाओगे। स्टार्ट करोगे और खटाखड़ 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 पूरा, और फिर जितने क्वेश्चन उससे आज तक आए, चाहे अमीन के एग्जाम में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे बिहार में, वो सारे भी खिंचवाऊंगा। तो शनिवार सुबह ज्यादा से ज्यादा लाइव आना मत भूलना, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। समझ रहे मेरी बात? चलिए, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो सुलभ मतलब जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे सुलभ शौचालय, और जो आसानी से उपलब्ध ना हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ। सुलभ माने आसानी से उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध, और दुर्लभ माने होता है जो कठिनाई से उपलब्ध हो, कठिनाई से उपलब्ध, तो क्या हो जाएगा? दुर्लभ। चलिए, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, जोड़ का विलोम शब्द क्या होगा? जैसे 2 + 2 4 आ गए, तो 2 में 2 जोड़कर क्या ले आए आप? 4, और यदि 4 में से 2 घटा दिए तो क्या आएगा? 2। तो जोड़ का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो आपको उससे कम करना है। गुणा का कोई मतलब नहीं है, भाग का कोई मतलब नहीं है, बाकी का कोई मतलब नहीं है। यदि जोड़ से कोई चीज बढ़ रही है तो वो चीज घटनी चाहिए विलोम में, और घटने का अर्थ क्या होता है? घटाव। 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 क्वेश्चन नंबर 57, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तृष्णा, तृष्णा का विलोम शब्द क्या है? तृष्णा का मतलब आप यहां पर स्पृहा भी कह सकते हो, यहां पर आप इच्छा भी कह सकते हो, अभिलाषा भी कह सकते हो, इन सब शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आ जाता है तृष्णा का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? तृष्णा का उपयुक्त, संतुष्टि का होता है असंतुष्टि। जब आपको संतुष्टि नहीं होती तो आप उसे असंतुष्टि कहते हो। तृप्त का वितृप्त। इसी तरह तृष्णा का क्या हो जाएगा? वितृष्णा। तृष्णा मतलब जिसके अंदर इच्छा हो, और वितृष्णा जिसके अंदर इच्छा ना हो गया विलोम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? निषिद्ध, निषिद्ध। जैसे अक्सर कोविड-19 अब चल रहा है तो धारा 144 लागू हो जाती है कि भाई कहीं भी 5 या 5 से अधिक लोग, 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। उनका इकट्ठा होना निषिद्ध है, निषेध है। अर्थात इकट्ठे होने से सरकार ने मना कर रखा है, उस चीज को निषिद्ध कर रखा है। अर्थात जैसे कि बैंक में हथियार का लेकर आना निषिद्ध है, और यदि आप उसके साथ आओ किसी चीज के साथ, तो इसमें से कौन सा आएगा? निश्चित बिल्कुल नहीं, निर्मित बिल्कुल नहीं, उचित बिल्कुल नहीं, विहित, विहित भी कह सकते हो या सहित भी कह सकते हो। निषिद्ध माने किसी चीज का मना करना, और विहित किसी चीज का आदेश होना या उसको लागू कराना, विहित। तो निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? विहित। भूगोल का विलोम शब्द, भूगोल होता है ना, भूगोल, भूगोल का विलोम शब्द क्या है? भूगोल का विलोम शब्द आपको बताना है कि भूगोल का विलोम शब्द क्या है? भूगोल का विलोम शब्द क्या है? बिल्कुल सही, भूगोल का विलोम शब्द क्या है? बताइए। अर्यावाची वरयावाची नहीं है। बिल्कुल सही, एकदम सही। भूगोल का अर्थ किससे है? भूगोल का अर्थ है भू, अर्थात पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित विज्ञान, पृथ्वी से संबंधित विज्ञान। और खगोल का मतलब क्या है?
अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान, पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान, पृथ्वी से संबंधित विज्ञान, और उसका अर्थ क्या है? अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान, खगोल। तो भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? खगोल। सहयोगी, कहते ना कि ये मेरा सहयोगी है, ये मेरा सहयोगी है। सहयोगी का आपको विलोम शब्द बताना है। सहयोगी का क्या बताना है? विलोम शब्द, वो भी सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द बताना है कि सहयोगी के लिए इनमें से कौन सा शब्द बिल्कुल उपयुक्त होगा, सही स्थान होगा उसका। प्रतिकूल अर्थात जब हमारे विरुद्ध परिस्थिति होती है, अनुकूल। प्रतिरोधी सहयोगी भी हो सकता है, प्रतिद्वंदी सहयोगी। लेकिन देखिए, जब सहयोगी का उपयुक्त ढूंढना हो, सहयोगी जो हमारे काम में मदद करता है, सहयोग करता है, और इसके अपोजिट क्या होता है कि जो हमारे साथ प्रतियोगिता करता है, जो हमारे साथ क्या करता है? प्रतियोगिता करता है, वो क्या होता है? सहयोगी का विलोम होता है। तो सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी, सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी, सहयोगी का विलोम क्या होता है? प्रतियोगी। चलिए, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह सरल वाक्य है, जटिल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, निरर्थक वाक्य है। सरल वाक्य है, जटिल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या निरर्थक वाक्य है। यह कैसा वाक्य है, यह आपको बताना है। यह कैसा वाक्य है, यह आपको बताना है। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। सरल, जटिल, संयुक्त या निरर्थक, इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। इसको आप ऐसे कह सकते हो, छात्र ने परिश्रम नहीं किया, वह अनुत्तीर्ण हो गया। अब यहां पर यदि छात्र और ये दोनों अलग अलग होते, मतलब यहां भी होता छात्र का नाम होता कि भाई राजा ने परिश्रम नहीं किया, राजा अनुत्तीर्ण हो गया, तो हम यहां पर जोड़ भी सकते थे संयुक्त से। लेकिन एक बात साफ है कि वो जो वह है, ये किस पर निर्भर कर रहा है? इस छात्र के बारे में, इस विशेष छात्र के बारे में बात हो रही है। तो ना तो ये सरल है, ना संयुक्त है, ना निरर्थक। ये जटिल वाक्य है, या इसको आप मिश्र वाक्य भी कह सकते हो, ये मिश्र वाक्य भी कह सकते हो। यहां पर जो वह नाम का व्यक्ति है, सर्वनाम, वो इस जातिवाचक संज्ञा के तौर पर प्रयुक्त हुआ, इसकी जगह प्रयुक्त हुआ है। तो इसका संबंध सीधा सीधा इससे है। उसका अनुत्तीर्ण होना इसके परिश्रम नहीं करने पर डिपेंड करता है। यहां पर जटिल, या आप ये कह सकते हो मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। 4 ABCD है, परंतु एक शुद्ध है। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूं। अनेकों कभी कोई शब्द नहीं होता। अनेक मतलब में कई, एक से ज्यादा। अनेक मतलब एक से ज्यादा। तो अनेकों का मतलब ही नहीं बनता। अगर यहां पर यह होता कि मैं एक से ज्यादा विद्वानों से मिला हूं, एक से अधिक विद्वानों से मिला हूं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अनेक शब्द होता है ना कि अनेकों, ए वाला अशुद्ध हो गया। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, यह ठीक हो सकता है। मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूं। बहुत सारे यहां पर संख्यावाची, चाहे वो निश्चित होती या अनिश्चित होती, क्योंकि विद्वानों को आप गिन सकते हो। और अनेक का मतलब होता है कि उनकी गिनती है मगर वो एक से अधिक है। गिनती है लेकिन फिर भी वो एक से अधिक है, क्योंकि यहां पर ये परिमाणवाचक पर ले जा रहा है। चलिए, मैं कई विद्वानों से, विद्वान जनों से मिला हूं, यह भी क्या है? गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका शुद्ध है।
मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। किससे मिला हूं? मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। यह एकदम शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न आ जाता है, वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से, स्पेलिंग की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 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 उज्जवल, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो यहां पर आधी जय और पूरी जय, यह गलत है। उज्ज्वल की जो बिल्कुल सही स्पेलिंग होती है, दोनों बार आधा जय जय आता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल। यहां पर देख रहे हो कि दो बार आधी जय की बात हो रही है, तो इसका सही वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसकी बिल्कुल सही वर्तनी है। बाकी ए, बी और डी ये बिल्कुल गलत है। इसकी जो सही वर्तनी है वो ऑप्शन नंबर सी है, उज्ज्वल। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, अंबुद, नीरज, जलज। इनमें से एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल, जिसको पंकज भी बोल देते हैं, नीरज भी बोल देते हैं, अरविंद भी बोल देते हैं, राजीव भी कह देते हैं, पुंडरीक भी कह देते हैं, राजीव, पुंडरीक भी कह देते हैं, पंकज, नीरज, जलज, अंबुज, अंबुज, शतदल, शतदल, तामरस भी कह देते हैं, सर, सरोवर, सरोज भी कह देते हैं, नीरज, जलज। अंबुद नहीं कहते, इसको अंबुज कहते हैं। अंबुद का मतलब होता है पानी देने वाला, अर्थात बादल। वारिद, बादल, अंबुद, नीरद, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बादल के पर्यायवाची होते हैं। कमल का पर्यायवाची के पीछे जय लगता है, अंबुज। क्या लगता है? जय। तो ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर। इस संस्मरण संग्रह, जब कोई व्यक्ति कहीं पर घूमने जाता है तो अपनी यादों को लिख लेता है वहां पर। तो संस्मरण संग्रह के रचनाकार पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, 2006 में इन्होंने पुस्तक लिखी। उसी समय इन्होंने एक और पुस्तक लिखी, क्या हाल है चीन के। क्या हाल है चीन के। एक और पुस्तक लिखी इन्होंने उसी समय पर, क्या हाल है चीन के। मनोहर श्याम जोशी, बनारसी दास चतुर्वेदी, इला चंद्र जोशी या विष्णु प्रभाकर, किसने ये दोनों पुस्तक लिखी हैं? क्या हाल है चीन के, ये भी 2006 में लिखी गई है। और पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, जब आप किसी पर उड़ती सी नजर डालोगे तो जाहिर सी बात है वो जगह आपको बहुत खूबसूरत दिखाई देगी, जोश सा आ जाएगा, मनोहर दृश्य है। मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी। किताब को ट्रिक से याद करने का तरीका होता है कि जब किसी पर उड़ती सी नजर डालते हो, कोई खूबसूरत चीज देखते हो, तो एक बार आंखें ठहरती नहीं है, मनोहर, मनोहर नजारा होता है। क्या हाल है चीन के, तो चीन क्या है कि हाउस द जोश, चीन से कहोगे दुनिया में कोरोना फैलाकर तो क्या कहेगा? आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो अब ऐसे भी चीन का माल हमारा मनोहर, मतलब मन हर लेता है, तो दोनों याद हो जाएंगे। मनोहर श्याम जोशी, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, क्या हाल है चीन के। सारी किताबें आपको ट्रिक से याद होंगी। खड़ी बोली इसमें से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जो खड़ी बोली है वो किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली इसमें से किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली इसमें से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? तो राजस्थानी के अंदर तो 4 आती हैं, इधर जयपुरी ढूंढानी, इधर मेवाती उत्तरी राजस्थान में, दक्षिण में मालवी, पश्चिमी में मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी में अवधी,
बघेली छत्तीसगढ़ी, मगही मैथिली भोजपुरी, और पश्चिमी हिंदी में आती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। कब कब है? तो हमारी खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कह देते हैं, दिल्ली मेरठ के आसपास की कौरव प्रदेश की भाषा। तो खड़ी बोली ये बच्चा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? 4 स्वर मूल स्वर हैं। 4 कैसे स्वर हैं? मूल स्वर, ए, ई, उ, रे। ये चारों के चारों, परंतु ये जो है ये संयुक्त स्वर है। कैसा स्वर है? संयुक्त स्वर। किस किस से मिलकर बनता है? ए या आ का मेल जब ए या आई से होता है, ए से एडी या आई से एनक से होता है, तब आपका ये वाला बनता है ए से एनक। तो ये संयुक्त स्वर है, न कि मूल स्वर। मतलब 2 स्वरों से मिलकर बनाए, मूल स्वर नहीं है। कुश प्लस आसन, यदि आप इनको जोड़ोगे तो इसमें आपको कौन सी संधि मिलेगी? कुश प्लस आसन में आपको कौन सी संधि मिलेगी? कुश प्लस आसन में आपको कौन सी संधि मिलेगी? तो याद रखिएगा, कुश प्लस आसन। तो कुश के पीछे भी ए की मात्रा होती है। हम जानते हैं कि जितने भी व्यंजन है जिसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ, उसके पीछे ए की मात्रा होती है। ऐसे अनार की, आसन, ये दोनों मिले तो क्या बन जाएगा? आ की मात्रा शा के पीछे लगा देंगे तो कुशा, और सन ऐसे का ऐसे। तो जाहिर सी बात है यहां पर कौन सी संधि हुई है? यहां पर दीर्घ स्वर संधि हुई है, जिसमें या तो बड़े आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा लगती हो, जिसमें एडी या औ से ओखली की मात्रा लगती हो गुण संधि, जिसमें आई से एनक या औ से औरत वाली मात्रा लगती हो वृद्धि संधि, जिसमें आधा पुर्या वैसे पहले कोई एक व्यंजन आधा हो जाए तो उसे यण संधि कहते थे। इसमें कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है, कुश प्लस आसन। नीलिमा, नीलिमा, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, हमारे हिंदी के मूल शब्दों में हम उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द। पैसे प्रत्यय और पैसे पीछे, ये मूल शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्द से पहले, पूर्व में या आगे जोड़े जाते हैं, और ये जुड़ के शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं। होते दोनों शब्दांश हैं। कैसे शब्दांश? अर्थात शब्दों के टुकड़े या शब्दों के अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं। यहां पर यदि आप देखोगे नीलम प्लस ईमा, तो ये क्या हो जाएगा शब्द? ये शब्द हो जाएगा नीलिमा। कौन सा शब्द हो जाएगा? नीलिमा। इसी तरह हरितिमा, हरित प्लस ईमा, ललितिमा, ये सारे के सारे के पीछे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ईमा प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है मूल शब्द के। तो नीलिमा में कौन सा प्रत्यय? ईमा प्रत्यय। नीलम प्लस ईमा, नीलिमा। पूर्ववर्ती, एक शब्द होता है पूर्ववर्ती, इसका विलोम बताना है। एक शब्द होता है पूर्ववर्ती, इसका विलोम शब्द बताना है कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या हो जाता है। पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती, परवर्ती, या इनमें से कोई नहीं। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या है? पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती, परवर्ती। तो पूर्ववर्ती का जो बिल्कुल सही विलोम शब्द है वो परवर्ती होता है, पश्चिमवर्ती नहीं होता। ये पूरा पश्चिम वाला नहीं है।
पूर्ववर्ती का विलोम होता है परवर्ती। अशुद्ध वाक्य, इसमें से एक वाक्य गलत है, बताइए। वह बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। वह बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। देश भर में यह बात फैल गई। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। आपको इसमें से अशुद्ध बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए, जब आप पहले वाले को देखोगे वह बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते, इसका मतलब पशुओं को भी उड़ाया जा रहा है, जबकि पशुओं का क्या होता चरते और पक्षी का क्या होता उड़ते। पक्षी का क्या होता उड़ते। भाई पक्षी तो उड़ते हैं, पशुओं को हमने उड़ते थोड़ी ना देखा है। लेकिन यहां पर पशु और पक्षी दोनों को उड़ा और चरा दिया, तो क्या होता कि वहां बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। वहां बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए, तब जाकर ये सही होता। अभी ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अभी ये बिल्कुल अशुद्ध है। अभी ये बिल्कुल अशुद्ध है। क्रिया के सही भेद कौन से हैं? इनमें से रचना की दृष्टि से कि भाई किस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, विकर्मक या सकर्मक, विकर्मक या अकर्मक, या इनमें से कोई नहीं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती हो, सकर्मक क्रिया। और अकर्मक होता है कर्म के बिना। अकर्मक होता है कर्म के बिना, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे रोना, हंसना, दौड़ना, चलना, खाना पीना, लिखना पढ़ना, यह सब सकर्मक क्रिया। बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बघेली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? बघेली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। कौन सी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। घोड़ा का पर्यायवाची बताना है। घोड़ा का पर्यायवाची, घोड़ा का आपको पर्यायवाची बताना है। घोड़ा का पर्यायवाची, तो घोड़ा का क्या क्या होता है? घोटक, कुछ दिनों पहले बताया था, बाजी, तुरंग, सैंधव, ये सारे के सारे क्या होते हैं? घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा? है घोटक, बाजी, तुरंग, सैंधव, ये सारे के सारे घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट, कि भाई मैं विदेश जाऊंगा, मेरा पासपोर्ट बन गया, तो पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हवाई पत्र, निर्यात पत्र, पार पत्र या प्रेषण पत्र। तो पास का मतलब क्या होता है? जो आपको पार करने में मदद दे, पास करने में मदद दे। पास का मतलब क्या होता है? यहां से पार जाना। और पोर्ट का मतलब पत्र, तो पार पत्र। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पार पत्र कहते हैं, याद कर लीजिएगा। पासपोर्ट को क्या कहते हैं? पार पत्र कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है? किस पत्रिका का संपादन किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है? किस पत्रिका का संपादन किया है?
और इसमें वो चुंबक नाम का एक लेख लिखते थे। क्या लिखते थे? एक लेख लिखते थे, चाबुक चाबुक। और उसमें नाम था इनका गर्गज सिंह वर्मा। इनकी एक पत्रिका आती थी, कलकत्ता से निकलती थी। क्या निकलती थी? कलकत्ता से। तो उसमें एक चुंबक नाम का शीर्षक होता था, जैसे हर एक पत्रिकाओं में पेज होते हैं ना, तो उसी में ये गर्गज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये गर्गज सिंह वर्मा के नाम से उसमें अपने लेख लिखते थे। मासिक पत्रिका थे मतवाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि मासिक, ये जो मतवाला पत्रिका थी, इसके चाबुक, चुंबक नहीं चाबुक नामक शीर्षक पर किस नाम से निराला जी लेख लिखते थे? तो निराला जी गर्गज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। किसके नाम से? गर्गज सिंह वर्मा के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें से एक तत्सम शब्द है। इसमें से एक तत्सम शब्द है। खेत, दाहिना, आज्ञा, किसान। तो आपको सीधा सा पता है कि जहां भी संयुक्त व्यंजन आ जाए, क्या जाए? संयुक्त व्यंजन, वो क्या हो जाता है? वो तत्सम संस्कृत शब्द हो जाता है। आज्ञा तत्सम शब्द है। आज्ञा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। चलिए बच्चा, तो शंकर के 5 पर्यायवाची बताइए, चंद्रमा के 5 पर्यायवाची बताइए, इंद्र के 5 पर्यायवाची बताइए, घोड़ा के 5 पर्यायवाची बताइए, यमुना के 5 पर्यायवाची बताइए। घोड़ा के 5 पर्यायवाची बताइए, यमुना। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध की इच्छा के लिए। मोक्ष की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? मोक्ष की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? ये हो गए। तो आज 60, 12 और 10, 22 और 17, 39, लगभग 39 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कैसा है? 39 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कैसा है? स्कोर बता देना। अभी 9 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होनी है, फिर 10 बजे मैथ और 11 बजे करंट अफेयर का रिवीजन। यदि आप अभी भी करंट अफेयर नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। स्पेशली यूपी के लिए मैं बता देता हूं, यूपी SSC, यूपी कांस्टेबल हो या यूपी SI हो, जो उसमें स्टैटिक जीके जिस तरीके से कवर हो रही है, आप 6 महीने पढ़ लेना तब भी आप कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक एक चीज को कवर कराता हुआ चल रहा हूं, उसको तो छोड़े मत। जिसको बिल्कुल जीरो से एकदम बेसिक से तैयारी करनी हो, किसी भी चीज को ना छोड़ते हुए, मेहनत की बात है। वो कहते हैं ना, जो मेहनत करते हैं वो सवालात नहीं करते। मेहनत करने की बात है, जहां मेहनत चाहिए। तो आपका स्वागत है, एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। परिवर्तन उस पर चल रहा है, अभी ज्यादा क्लास पीछे नहीं हो, अभी भी कैच कर सकते हो। तो जिसने नहीं किया वो जरूर कर लीजिए। बाकी अगली वीक से उसमें और बायोलॉजी वगैरह की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। जबरदस्त नोट्स, क्वेश्चंस सही समय पर मिलते हैं, बहुत ही परफेक्ट वे में। कुछ बदलाव, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, हां कि मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ मैं पढ़ रहा हूं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर करके जाना। जिसने एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किए कर लीजिए। और स्कोर जरूर बताना कमेंट्स करके। कमेंट्स नहीं करते हो, स्कोर बता देना कैसा है और इनके आंसर देना। ये आपके होमवर्क है, सही स्पेलिंग होनी चाहिए जो भी मैंने होमवर्क पूछा है। चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर है, जरूर आया करो। 5:50 पे 10 मिनट वाला भी है और 11 बजे उसका रिवीजन कराता हूं। 10-20 दिन लोगे ना, अपने आप को चीजें आने लगेंगी कि मैंने कुछ पढ़ा है। चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।